हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी पंजाब की हिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ पंजाब में पढ़ा था मिसल्स के बारे में। मिसल्स के बाद हमने पढ़ा था कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का रूल आ गया था। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के पहले सिख रूलर जो थे वो कहलाए थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी डेथ 1839 में हुई थी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द सक्सेसर्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, कि महाराजा रणजीत सिंह के आगे कौन कौन से वारिस हुए और किस किस ने रूल किया। सो द टॉपिक इज सक्सेसर्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। जो सबसे पहले उनके सक्सेसर आए डेट वाज द खड़क सिंह। जो खड़क सिंह थे ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 और 1839 में ही इनको गद्दी मिली थी। ही वॉज वीक रूलर, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो थे शासक थे। जो महाराजा रणजीत सिंह के ये बेटे थे खड़क सिंह, इनको ये ड्रग बहुत ज़्यादा लेते थे और इनका जो ध्यान था वो बिल्कुल भी शासन चलाने में नहीं था। तो ये क्या करते थे कि अपना जो शासन का कार्यकाल था उन्होंने अपने एक मिनिस्टर जिनका नेम था चेत सिंह उनके हैंड्स में छोड़ दिया था। जो चेत सिंह थे वो इनके वाइफ के रिलेटिव भी थे। तो जो भी कर रहे थे तो इनका ही जो एक बेटा था नौनिहाल सिंह, उनको अपने फादर की ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से नौनिहाल सिंह ने अपने फादर को मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गई। तो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए डेट वाज द नौनिहाल सिंह ही गॉट द थ्रोन एट द एज ऑफ 19। अब जो नौनिहाल सिंह थे इनको गद्दी मिली थी जब ये 19 साल के थे। इन्होंने अपने फादर को मरवाया था बड़ी चालाकी से और ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी फादर की ही अस्थियां बहा करके वापस आ रहे थे। तो घोड़े से गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी रास्ते में ही। तो इन्होंने सिर्फ कुछ ही दिन रूल किया था। ही गॉट द थ्रोन एट द एज ऑफ 19 बट ही रूल्ड फॉर फ्यू डेज। कुछ ही दिनों इन्होंने रूल किया। ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आई डेट वाज द चंद कौर। शी वॉज द मदर ऑफ नौनिहाल सिंह। अब जो चंद कौर थी ये नौनिहाल सिंह की मदर थी। जब इनके पति की और बेटे की डेथ हो गई तो उसके बाद जो गद्दी थी वो इन्होंने संभाली। ये एक अच्छी रूलर थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इनमें। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के और भी कई बेटे थे जिनमें से एक थे शेर सिंह। जो शेर सिंह थे उनको ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग रणजीत सिंह के बेटे हैं तो गद्दी पर हमारा हक है, ये लेडी गद्दी नहीं संभाल सकती। तो जो शेर सिंह थे जो कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे उन्होंने इनको इम्प्रिजन कैद करवा लिया था चंद कौर को और खुद गद्दी पर बैठ गए थे। शेर सिंह हु वॉज द सन ऑफ रणजीत सिंह डिड नॉट लाइक हर एंड इम्प्रिजन्ड हर, इनको कैद करवा लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए डेट वाज द शेर सिंह। ही गॉट एम्पायर इन 1942 एंड डाइड इन इट इज़ इन 1842 एंड डाइड इन 1843। इन्होंने एक ही साल रूल किया, इनको किसी ने मरवाया नहीं था, इनकी नेचुरल तरीके से ही डेथ हो गई थी। सो द नेक्स्ट रूलर इज़ दलीप सिंह। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ रणजीत सिंह। ये रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। इनके बारे में है कि इनकी जो बर्थ हुआ था वो 1838 में हुआ था। 1838 में हुआ था जब रणजीत सिंह की डेथ हुई थी तो ये सिर्फ एक ही साल के थे। ही गॉट द थ्रोन एट द एज ऑफ 5 इन 1843। तो 5 साल के थे जब इनको गद्दी मिल गई थी 1843 में। ही रूल्ड ओवर पंजाब अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर जींद कौर। अब देखो एक 5 साल का बच्चा तो रूल नहीं कर सकता, तो इन्होंने पंजाब पर रूल किया अपनी मदर की गाइडेंस के अंडर। इनकी मदर ने ही इनको गाइड किया रूल करने में। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन रहा है कि जो दलीप सिंह थे उन्होंने किसकी गाइडेंस के अंडर रूल किया, डेट वाज द जींद कौर। इन 1849 ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द पंजाब। 1849 में इनका ही रूल चल रहा था जब, तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को कैप्चर कर लिया था।
सो जो दलीप सिंह थे ये लास्ट सिख रूलर रहे थे पंजाब के। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है कि क्या ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही कैप्चर कर लिया था पंजाब को या कुछ बैटल्स हुई थी। तो जब दलीप सिंह का रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर 2 बार अटैक किया। उसको बोला जाता है एंग्लो सिख वॉर्स। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, सिख पीपल और ब्रिटिशर्स में लड़ाइयाँ हुई। 2 बैटल्स हुई थी। जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो हुई थी 1845 से लेकर के 1846, जिसमें कि टोटल 5 बैटल्स हुई थी। वो बैटल कौन सी जगह पर हुई, कौन से ईयर में हुई और कौन उसमें विनर रहा, ये हमने लर्न करना है। देन जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी वो 1848 से लेकर के 1849 तक हुई, जिसमें कि टोटल 4 बैटल्स हुई। सेम इसमें भी हमने यही चीज़ लर्न करनी है, कौन सी जगह पर हुई, कौन से ईयर में हुई और किसने उस बैटल को जीता। सो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 to 46। इसमें पहली बैटल हुई बैटल ऑफ मुदकी। जो बैटल ऑफ मुदकी हुई ये 1845 में हुई। इसमें जो विनर थे वो थे ब्रिटिशर्स। विनर थे ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट बैटल ऑफ फिरोज़े शाह। जो बैटल ऑफ फिरोज़े शाह हुई थी वो 1845 में हुई थी। इसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे वो विनर रहे थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ बद्दोवाल 1846 में हुई। विनर इसमें सिख लोग रहे। देन बैटल ऑफ अलीवाल जो कि 1846 में हुई। इसमें भी जो विनर थे वो थे ब्रिटिशर्स। बैटल ऑफ सवराऊं 1846 में हुई थी। विनर थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बैटल थी जो सिख लोगों ने जीती थी, डैट इज़ द बैटल ऑफ बद्दोवाल। तो एक ही बैटल जीती थी। तो हमें ये बहुत बारी एग्जाम में आई है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कौन सी बैटल थी। ओनली बैटल वॉन बाय द सिख पीपल, डैट वाज द बैटल ऑफ बद्दोवाल। उसके बाद जब ये लड़ाई ख़त्म हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हुई, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने महाराजा दलीप सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि 1846 में हुई थी विद महाराजा दलीप सिंह की। किसके साथ? लॉर्ड हार्डिंस के साथ। जब सब्राओं की लड़ाई ख़त्म हुई तो एक ट्रीटी हुई। लॉर्ड हार्डिंस जो कि उस वक्त ब्रिटिशर थे, जो कि उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि पंजाब के कुछ एरियाज़ ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएंगे और कुछ एरियाज़ जो होंगे वो महाराजा दलीप सिंह के पास रहेंगे। उसके बाद हुई सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो कि 1848 से लेकर के 1849 तक हुई। इसमें हुई बैटल ऑफ रामगढ़ 1848 में। ये जो बैटल थी ये जीती थी सिख लोगों ने, वॉन बाय सिक्स। बैटल ऑफ चिलियावाला इन 1849 में हुई थी, वॉन बाय सिक्स। ये भी सिख लोगों ने ही जीती थी। देन बैटल ऑफ मुल्तान जो कि 1849 में हुई थी, ब्रिटिशर्स ने जीती थी ये बैटल। एंड जो लास्ट बैटल हुई इसमें बैटल ऑफ गुजरात 1849 में हुई, ब्रिटिशर्स ने ये बैटल जीती। अब जब सेकेंड बैटल ख़त्म हुई तो यहाँ पर जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, डैट वाज द लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने 1849 में पंजाब को कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो पंजाब था वो टोटली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ चुका था और जो सिख रूल था, जो मतलब राजाओं का रूल था, जो महाराजा रंजीत सिंह वाली फैमिली थी, उनका रूल ख़त्म हो गया था। सो इस टॉपिक में से हमें जो क्वेश्चन बहुत बार बना है, डैट वाज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, तो वो थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। एंड जो लास्ट सिख रूलर, लास्ट
Sikh ruler of Punjab, that was the Maharaja दलीप सिंह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस टॉपिक में से बनता है ट्रीटीज पर। इनकी फैमिली का जब रूल चल रहा था तो दो ट्रीटीज इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि हुई थी 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह ने साइन की थी, किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और जो नेक्स्ट ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कि 1846 में हुई थी, महाराजा दलीप सिंह की विद द ब्रिटिशर्स के साथ साइन हुई। उसके बाद इस टॉपिक में से हमें और क्या क्वेश्चन बनता है कि जो नानकशाही कॉइन्स थे, ये किसने चलाए थे? नानकशाही कॉइन्स जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह ने चलाए थे। हमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे? महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। ये मैंने सब कुछ आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में से बन सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने कौन कौन से तख्त, जो सिख धर्म में तख्त हैं, वो कौन कौन से उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? एक तो तख्त श्री पटना साहिब कंस्ट्रक्ट करवाया था इन्होंने, और तख्त श्री हजूर साहिब जो था इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। उसके बाद और कौन से क्वेश्चंस हमारे पास इस टॉपिक में से बन सकते हैं? महाराजा रणजीत सिंह का क्या रिलेशन था विद द सद्दा कौर? सद्दा कौर जो थी वो महाराजा रणजीत सिंह की मदर इन लॉ थी, सास थी इनकी। जो सद्दा कौर थी ये वाइफ थी गुरबख्श सिंह, और ये इनकी बेटी थी, इनकी डॉटर थी मेहताब कौर जो थी फर्स्ट वाइफ थी रणजीत सिंह की, फर्स्ट वाइफ ऑफ रणजीत सिंह। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हमें बनते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को कहा जाता है अकाली मूवमेंट। इसको एक और नेम दिया जाता है, डेट इज SGPC, विच मीन्स श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है इसको एक और नेम दिया जाता है। ये तीन नेम है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, SGPC। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब 1849 में पंजाब पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया तो जो हमारे पंजाब में गुरुद्वारास थे तो उनको भी कंट्रोल करने लगे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने गुरुद्वारास में
प्रिस्ट अपॉइंट कर दिए जो कि चर्च में होते थे। तो जो गुरुद्वारा थे उनमें मतलब शराब पीना, जुआ खेलना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग गई थी जो कि सिख लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जो सिख लोग थे उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो इकट्ठा होकर के गए महाराजा भूपिंद्र सिंह के पास, जो कि उस टाइम में पटियाला के महाराजा थे। देखो, जो पंजाब पर कंट्रोल हो गया था वो तो ब्रिटिशर्स का हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी रियासतें भी थी जहां पर अभी भी महाराजाओं का रूल ही चल रहा था, जिसमें से एक थे महाराजा भूपिंद्र सिंह जो पटियाला के महाराजा थे। ठीक है, तो जो भूपिंद्र सिंह थे वो मतलब एक सिफारिश लेकर के गए ब्रिटिशर्स के पास। उनसे कहा कि जो गुरुद्वारास की कंट्रोलिंग पावर है वो आप सिख लोगों को ही दे दीजिए। तो उनकी रिकमेंडेशन पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कमेटी बना दी जिसमें कि 36 सिख लोग रखे उन्होंने, और उनको कहा कि जो भी आप इसमें करना चाहते हैं रिफॉर्म्स में वो करें, लेकिन उस कमेटी का जो कंट्रोल था वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही था। तो ये कमेटी ने कुछ टाइम के लिए काम किया जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, लेकिन जो सिख लोग थे उनको वो ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस या उनका कंट्रोल पसंद नहीं था। तो यहाँ पर सिख लोगों ने अपनी ही एक कमेटी बना ली जिसमें कि उसमें उन्होंने टोटल 175 मेंबर्स रखे, 175 मेंबर्स रखे। और ये जो 175 मेंबर्स थे इनमें से एक पर्सन इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट। और ये जो कमेटी थी ये बनी थी 15 नवंबर 1920 को। इसी को बोला जाता है SGPC। और इसके प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे सुंदर सिंह मजीठिया। और इसका जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था नवंबर 1925 में। तो हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महाराजा भूपिंद्र सिंह ऑफ पटियाला, ब्रिटिशर्स मेड अ कमेटी ऑफ 36 सिख्स टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ गुरुद्वारास। जो भी गुरुद्वारास की रिफॉर्म्स के लिए काम करना है उसको देखेंगे जो सिख लोग होंगे। बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिख पीपल। सिख लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दे मेड देयर ओन कमेटी। उन्होंने अपनी एक कमेटी बना ली ऑन 15 नवंबर 1950 विद 175 मेंबर्स। इसी को नेम दिया उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इसके जो 1920 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डेट वाज द सुंदर सिंह मजीठिया। और फिर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि हमें इस कमेटी का एक एक्ट बना करके दिया जाए, और वो एक्ट पास हो गया था नवंबर 1925 में। तो ये बहुत बार आया हुआ है हमें क्वेश्चन एग्जाम में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब। हिस्ट्री ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब में जो मतलब इसमें हमने क्या पढ़ना है, जो हमारा पंजाब है डिफरेंट ईराज में इसके डिफरेंट नेम्स रहे हैं। तो वो कौन से नेम्स रहे हैं यही हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पंजाब वॉज नोन एज सप्त सिंधु ड्यूरिंग द ऋग्वेदा के टाइम पर पंजाब को सप्त सिंधु बोला जाता था। अब देखो हमारे पास ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा था, जब अगर मतलब आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें ना हमारे पास जो टाइम पीरियड बिफोर क्राइस्ट वाला ईरा है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है। तो हमारे पास एक वैदिक ईरा या वैदिक टाइम रहा जिसका टोटल टाइम पीरियड रहा था फ्रॉम द 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। आप लोगों को मे भी याद होगा जब हमने अपना हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो BC वाला टाइम पीरियड है ये बैकवर्ड काउंट होता है।
टाइम तो आगे ही चल रहा है, लेकिन जब ये काउंट हुआ तो इसको पीछे की तरफ काउंट करते हैं। तो टोटल ये जो पीरियड रहा है, टोटल मतलब ये 900 ईयर्स का पीरियड था, ठीक है। तो इस वैदिक इरा को या वैदिक टाइम पीरियड को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड और इसको बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसी को ही बोला जाता है ऋग वैदिक पीरियड और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, ओके। और जो लेटर वैदिक पीरियड था इसका जो टाइम पीरियड है डेट, इसको और क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है महाभारता पीरियड और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। अब इसको ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है और इसको बोला जाता है महाभारता पीरियड। इसको महाभारता पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी टाइम के दौरान जो हमारा एक वैदिक ग्रंथ है महाभारत वो लिखा गया था। वैसे तो अगर देखा जाए तो रामायण भी इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी, जो हमारे इंडिया में बेसिकली लिटरेचर शुरू हुआ था, जिसमें कि हमारे 4 वेदास लिखे गए थे, है ना। तो वो इसी टाइम में लिखा गया था। लेकिन इसको महाभारता पीरियड इसलिए नेम दिया गया है क्योंकि महाभारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिलीजियस बुक है, लॉन्गेस्ट रिलीजियस बुक है, ठीक है। इसमें टोटल जो महाभारत है इसमें टोटल 1 लाख वर्सेस है, मतलब कि इसमें टोटल 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में, तो इसीलिए महाभारता पीरियड भी बोला जाता है। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो हमने देख लिया कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, एक कम्युनिटी थी ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में एक कम्युनिटी थी आर्यंस। आर्यंस एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई राजपूत है, कोई लाइक गढ़वाल है, ठीक है, मतलब रूलर्स हुआ करते थे। तो आर्यंस एक कम्युनिटी थी, ठीक है। जो आर्यंस लोग थे ये रशिया एंड सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के दौरान ये लोग इंडिया में शिफ्ट हुए, ये लोग इंडिया में आए। देखो पहले क्या होता था ना कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे खाना और पानी की तलाश में, वो एक जगह पर नहीं रहते थे। तो उसी टाइम पीरियड के दौरान आर्यंस लोग आए, कहाँ से, रशिया एंड सेंट्रल एशिया से इंडिया में आकर के सेटल हुए और वो लोग उस जगह पर आकर के सेटल हुए जहाँ पर 7 रिवर्स थी, 7 रिवर्स थी। तो वो जो 7 रिवर्स थी वो उस टाइम मतलब जो थी, और आज के प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, जो उस टाइम का वो एरिया था वो प्रेजेंट ये 4 एरियाज को कवर करता है। तो वहाँ पर 7 रिवर्स थी। तो जो आर्यंस लोग थे आर्यंस लोगों ने ही उस जगह को नेम दिया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो हमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रहा है कि ऋग्वैदिक टाइम में पंजाब का क्या नेम था, सप्त सिंधु,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और ये किन्हों ने नेम दिया था, ये नेम दिया था आर्यंस लोगों ने, आर्यंस ने दिया था। लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसका मतलब था। अब जो उस टाइम पे रिवर्स थी, है ना, जो वो प्रेजेंट नेम है, उस टाइम पर नेम्स कुछ और हुआ करते थे, तो वो हमें लर्न करने हैं। तो इस तरफ हमने लिखे हैं प्रेजेंट नेम्स उन रिवर्स के, और ये है एंशिएंट नेम्स, एंशिएंट नेम्स, ये हमने लर्न करने हैं। ये जो एंशिएंट नेम्स हैं इनको ही ऋग्वेदिक नेम्स भी बोला जाता है, ऋग्वेदिक नेम्स। सो द फर्स्ट रिवर इज इंडस, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था सिंधु, आज भी इंडस को सिंधु बोला जाता है। सतलुज, सतलुज जो थी इसका नेम था सतुद्री। ब्यास, ब्यास का पहला नेम था बिपाश। जेलम रिवर जो थी इसका नेम था वितास्ता। चेनाब का नेम था अस्किनी। देन उसके बाद रावी, रावी का जो नेम था डेट इज द परूषणी। सरस्वती का नेम था सरुस्ती। ठीक है, जो सप्त सिंधु वर्ड था ये किन्होंने दिया, हमने अभी पढ़ा है, आर्यंस ने दिया। उसके बाद हमारे पास ग्रीक लोग आए इंडिया में, ग्रीक लोग। ये जो ग्रीक पीपल थे, ग्रीक पीपल थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आई थे इंडिया में। ठीक है, इन्होंने पंजाब को नेम दिया था पेंटोपोटामिया। क्या नेम दिया था? पेंटोपोटामिया। पेंटोपोटामिया का मतलब था लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स की धरती। अब यहाँ पर इन्होंने ये 5 नदियाँ कौन सी ली हैं और 2 नदियाँ कौन सी नहीं ली? तो इन्होंने ये 5, इन्होंने 2 इसमें से कौन सी नहीं ली, एक तो इंडस और एक सरस्वती। देखो हमें ये पता है कि सरस्वती पहले किसी टाइम में हुआ करती थी, लेकिन वो अब नहीं है। तो वो अब कब से नहीं है? वो इसी पीरियड से नहीं है। सरस्वती उस टाइम तक अलोप हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो लोग थे ये इंडस को पंजाब की नदी ना मानकर उसको जम्मू कश्मीर की नदी मानते थे, तो इसीलिए इन 2 रिवर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद एक टका ट्राइब, एक टका ट्राइब, ट्राइब मतलब एक कबीला जिसका नेम था टका, वो लोग आए पंजाब में। उन्होंने अपने ही कबीले के नेम से पंजाब को नेम दिया टका। देन उसके बाद महाभारता पीरियड, महाभारता पीरियड के दौरान पंजाब को कहा जाने लगा पंचनंदा। पंचनंदा मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स, विच मीन्स पंचनंदा मीन्स 5 नदियाँ, 5 नदियाँ। ठीक है, पंचनंदा विच मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। उसके बाद हमारे पास महाभारता पीरियड निकल गया। उसके बाद पंजाब को ऐसे ही पंचनंदा ही कहा जाता था। फिर उसके बाद जब हमारे पास आए मुगल्स, मुगल्स आए, उस टाइम में पंजाब को कहा जाने लगा सूबा ए लाहौर। पंजाब वॉज नोन एज सूबा ए लाहौर ड्यूरिंग द मुगल ईरा। जो पंजाब वर्ड था, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब वर्ड, जो हमारा प्रेजेंट नेम है, वो कहाँ से आया? जब मुगल्स एंटर हुए इंडिया में, तो वो अपने साथ ही एक लैंग्वेज लेकर के आए, डेट इज द पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, जो पर्शियन लैंग्वेज थी, इसी में से एक वर्ड लिया गया पंजाब। जो पंजाब वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंच प्लस आव। पंच मीन्स 5, आव मीन्स रिवर्स और नदियाँ। सो जो पंजाब वर्ड है ये पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया था, विच मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वो धरती जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं।
कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मुगल इरा ही चल रहा था तो एक अकबर का टाइम आया, ठीक है। तो जो अकबर था, इसका एक वजीर था, अकबर का एक वजीर था जिसका नेम था अबुल फैजल। हम लोग ये पढ़ चुके हैं जब हमने अकबर का पीरियड पढ़ा था। अबुल फैजल ने अकबर के ऊपर एक बुक लिखी थी, एन ए अकबरी एक बुक लिखी गई थी। जो सबसे पहले पंजाब वर्ड था वो इस बुक में पाया गया था। पंजाब वर्ड was found in this book for first time। पहली बार जो एन ए अकबरी बुक थी उसमें पंजाब वर्ड फाउंड हुआ और वहीं से ही पंजाब वर्ड को लिया गया और अकबर के टाइम पीरियड से जो पंजाब था उसका नेम हो गया पंजाब। It was found in book An Akbari for the first time. So during the Mughal era it becomes पंजाब। ओके, मुगल इरा के टाइम पर इसको पंजाब कहा जाने लगा। ऐसा बोला जाता है कि जब जहांगीर का टाइम पीरियड था तो पंजाब को कहा जाता था तुजुक ए जहांगीरी, कि वो एरिया जहाँ पर जहांगीर का राज है। तुजुक के जहांगीरी की वो एरिया जो जहाँ पर जहांगीर का राज है। पूरे इंडिया पर ही राज था लेकिन पंजाब को उसने नेम दे दिया था तुजुक के जहांगीरी। लेकिन जब इसकी डेथ हुई उसके बाद फिर से पंजाब को कहा जाने लगा पंजाब। उस चीज़ का कोई इतना मतलब कहीं पर ऐसे कोई क्लू नहीं मिलता है, ऐसी रैंडमली बोला जाता है, सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे जब मुगल इरा ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स का रूल आया। तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को बोला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। देन उसके बाद जब हमारे पास उसी के बाद मतलब जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो लेटर ब्रिटिश पीरियड में जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो पंजाब को पंजाबी कहा जाता था, पंजाब को पंजाबी बोला जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब देश आज़ाद हुआ तो पंजाब के 2 हिस्से हो गए, जिसमें से हमारे पास बना, अब ये हमारा इंडिया था, है ना, ये प्रेजेंट इंडिया है, यहाँ पर बना पाकिस्तान और ये हमारा यहाँ पर है प्रेजेंट पंजाब। तो जब हमारे पास देश आज़ाद हुआ 1947 में तो एक पंजाब जो था वो पाकिस्तान में चला गया, और उसकी स्पेलिंग है PANJAB, और एक पंजाब इंडिया में रहा। तो जो पाकिस्तान वाला है ये ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है, तो ये है वेस्ट साइड में और ये है ईस्ट साइड में, ठीक है। तो आज़ादी के बाद हमारे वाले पंजाब को बोला जाने लगा ईस्ट पंजाब और जो पाकिस्तान वाला पंजाब था उसको बोला जाने लगा वेस्ट पंजाब। अब सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डाउन्स इन द वेस्ट, तो इसको पंजाबी में चढ़ता पंजाब और इसको लहंदा पंजाब, वेस्ट वाले को लहंदा पंजाब भी बोला जाने लगा। तो हमारे जो पंजाब के नेम के साथ ईस्ट वर्ड लगा हुआ था वो 2-3 साल लगा रहा वर्ड। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तो उस दिन एक बिल भी पास हुआ कि जो पंजाब वर्ड है उसके साथ से ये ईस्ट वर्ड हटाया जाए।
तो ईस्ट वर्ड हटा दिया गया और फाइनली जो हमारे पंजाब को नेम मिला डेट वाज द पंजाब। ये थी सारी की सारी हिस्ट्री हमारे पंजाब के नेम्स की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी स्टेट का कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिएशन, हमारा जो पंजाब था वो कब बना? 1 नवंबर 1966 को। इसका क्या मतलब है? पहले हमारे पंजाब में ही होता था हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो 1 नवंबर 1966 को हमारे पंजाब की डिवीजन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हुआ था पंजाब। तो हरियाणा एंड हिमाचल निकाले गए थे वहाँ से। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे ली कॉर्ब्यूजर। ली कॉर्ब्यूजर ने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था। ये फ्रांस से थे। ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पंजाब की बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर होती है? इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारा जो पंजाब है बाउंड्री शेयर करता है। नेशनल बाउंड्री जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। हमारा जो स्टेट एनिमल वो है ब्लैक बक, जिसको काला हिरन भी बोला जाता है। ये साइंटिफिक नेम है, मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। स्टेट बर्ड है नद्रन गोशाख। पंजाबी में इसको बोला जाता है बाज। उसके बाद हमारे पास स्टेट ट्री है। स्टेट जो ट्री है वो है शीशम। पंजाबी में इसको टाली भी बोला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टेट लैंग्वेज पंजाबी। मतलब हमारा जो सेक्रेटेरिएट पंजाब का जो टोटल मतलब कार्यकाल चलता है वो कहाँ से चलता है? चंडीगढ़ से। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है हमारी। जो हमारे पंजाब के फर्स्ट गवर्नर वो थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब ये कब बने थे? ये बने थे 1947 में। ओके। अब हमारा जो प्रेजेंट पंजाब है ये कब बना था? 1966 में बना था। तो उस टाइम पर जो हमारे प्रेजेंट पंजाब जो है उसके पहले गवर्नर थे धर्मवीर। हमारे पास 1984 में पंजाब में बहुत ज़्यादा हालात जो थे वो खराब हो गए थे। उस पीरियड को बोला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम पंजाब के जो गवर्नर वो थे भैरव दत्त पांडे। अब हमने इनका नेम क्यों लर्न किया है? क्योंकि जब 1984 का टाइम पीरियड था उस टाइम पंजाब में लगी हुई थी एमरजेंसी। क्या लगी हुई थी? एमरजेंसी लगी हुई थी। जब एमरजेंसी लगी होती है तो क्या होता है कि जो स्टेट के सीएम होते हैं उनका रूल ख़त्म हो जाता है और जो स्टेट होती है वो डायरेक्टली अंडर आ जाती है प्रेसिडेंट की। तो जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के गवर्नर को पावर दे देते हैं कंट्रोल करने की। और उस टाइम को पंजाब को कंट्रोल कर रहे थे भैरव दत्त पांडे। फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ पेप्सू। राज प्रमुख इज द गवर्नर। हम पेप्सू के बारे में पढ़ेंगे। महाराजा यादविंद्र सिंह ऑफ पटियाला। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ पेप्सू का। पेप्सू स्टैंड्स फॉर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब
स्टेट यूनियन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में पंजाब में 8 ऐसी रियासतें थीं जहां पर राजाओं का रूल चल रहा था। तो उन्होंने बोला था कि हम अपनी एक अलग से स्टेट बनाएंगे जिसको नेम दिया गया था पेप्सू। ठीक है, तो पेप्सू जो था वो 1948 में बना था, लेकिन ये पंजाब में ही मर्ज हो गया था 1956 में। 1956 में ये पंजाब में ही मर्ज हो गया था। तो जो ये पेप्सू स्टेट थी, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, और इसके जो पेप्सू जो स्टेट थी, इसके गवर्नर जो थे वो थे महाराजा यादविंदर सिंह ऑफ पटियाला। और पेप्सू के, यहीं पर हम लर्न कर लेते हैं, पेप्सू के सीएम भी बने थे, उनका नेम था ज्ञान सिंह रारेवाला। ज्ञान सिंह रारेवाला। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये है हमारे 1947 के टाइम। जो 1947 के टाइम हमारे फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बने थे वो थे गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पेप्सू ज्ञान सिंह रारेवाला। नेक्स्ट यहीं पर हम एक और लर्न करते हैं कि जब 1966 में हमारे न्यू पंजाब बना था, तो तब कौन बना था 1 नवंबर 1966 में? तो वो बने थे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ठीक है, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। अभी लेटेस्ट की ही न्यूज़ है कि हमारे जो पंजाब के सीएम थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद जो प्रेजेंटली न्यू सीएम बने हैं उनका नेम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो इनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है कि पंजाब के फर्स्ट दलित सीएम, इससे पहले कोई भी दलित वर्ग से सीएम नहीं बना, तो ये है पंजाब के फर्स्ट दलित सीएम। ओके, पंजाब की अभी तक कोई लेडी सीएम रही है? यस, ओनली लेडी सीएम ऑफ पंजाब, ओनली लेडी सीएम ऑफ पंजाब, वो थी राजेंद्र कौर पट्टल। ये 1996 से लेकर 1997 तक रही थी पंजाब की सीएम। इनके बाद और कोई भी नहीं बना आज तक। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ, यहाँ पर चीफ जस्टिस है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस होते हैं जो सबसे बड़े जज होते हैं किसी हाई कोर्ट के, जस्टिस रामलाल। और अगर कोई हमें प्रेजेंट वाले पूछे तो वो है रविशंकर झा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा कपूर सिंह। फर्स्ट स्पीकर जो है विधानसभा के वो थे कपूर सिंह। और अगर प्रेजेंट वाले पूछे तो वो है राणा कन्वर पाल सिंह। फर्स्ट लोकपाल ऑफ पंजाब जो कि 1995 में अपॉइंट हुए थे SS सोढ़ी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ SDPC के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे सुंदर सिंह मजीठिया, जो 1920 में बने थे। तो हमने आज ही पढ़ा है कि 1925 में उसका एक एक्ट पास हो गया था। तो उसके बाद जो फर्स्ट सीएम बने थे वो थे बाबा खड़क सिंह। अब जो प्रेजेंट सीएम है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। और मैंने आपको बताया है कि न्यू कौन से बने हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, और ये इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नर थे वो VP सिंह बदनौर थे, लेकिन अभी अभी ही ये चेंज हुए हैं। तो अब ये हो गए हैं बनवारी लाल पुरोहित।
ठीक है, ये अभी अभी चेंज हुए, इसीलिए मैंने इनका नेम यहाँ पर रखा है ताकि आपको पता चले कि ये अभी अभी रिटायर हुए, जस्ट फ्यू डेज अगो, और ये अभी बने हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट स्पीकर ऑफ विधानसभा राणा कंवरपाल सिंह। प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर, जैसे स्पीकर होते हैं ऐसे डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो है अजैब सिंह पट्टी। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एसजीपीसी गोविंद सिंह लोंगोवाल, ये भी अभी चेंज हुई है इनका, अब ये है प्रेजेंटली है बीबी जागीर कौर, बीबी जागीर कौर। लोकपाल, अब के जो लोकपाल हैं पंजाब के वो हैं वी के शर्मा। उसके बाद हमारे पास पंजाब की डिवीजन्स टोटल 5, जितने भी हमारे पास पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कुछ डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 डिवीजन्स हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स। पहले हमारे पास 22 थे, कुछ दिन पहले 22 थे, लेकिन अभी अभी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, अब हो गए हैं टोटल 23। तो ये चीज़ हमें कोई पूछता नहीं है, लेकिन मतलब पहले बहुत बार ये क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास ना एक सेंसस डाटा होता है, 2011 में आया था पहले, अब 2021 में आएगा। तो जब 2011 का डाटा आया था तो 2011 में ना ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहा करता था कि अभी अभी जो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो पठानकोट और फाजिलका थे। सब डिविजन्स जो है पंजाब में वो है 90। स्टेट, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो है यूनिकैमरल मतलब पंजाब में एक ही हाउस है, डेट इज़ विधानसभा, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। तहसील्स हैं यहाँ पर 81, सब तहसील्स, ब्लॉक्स हैं 149, टाउन्स हैं 143, सिटीज़ हैं 74, विलेजेस हैं 12,581, जिला परिषद 22 है, म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं वो 167 है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 28, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस 10 है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंस, जो मतलब यहाँ पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका मतलब है कि पंजाब की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, सीट्स ऑफ लोकसभा इन मतलब सीट्स ऑफ पंजाब, पंजाब इन लोकसभा टोटल 13 है, राज्यसभा में टोटल 7 है, और पंजाब की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीट्स हैं, 117। उसके बाद मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर, 84.6% लोग जो हैं होशियारपुर में पढ़े लिखे हैं। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मानसा, 61.8% जो लोग हैं वो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना। आप लोगों को ये जो डाटा है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज लिख दिया है, लेकिन आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नेम ही पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है लुधियाना में, जो लीस्ट पॉपुलेशन है वो है बरनाला में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज लुधियाना। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है SAS नगर मोहाली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAS? साहिबजादा अजीत सिंह नगर। हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो है होशियारपुर की, होशियारपुर 961। लोएस्ट सेक्स रेशो है बठिंडा में 868। अगर हमें एवरेज सेक्स रेशो पूरे पंजाब की पूछे, सेक्स रेशो ऑफ पंजाब, सेक्स रेशो ऑफ पंजाब, तो वो है 895। पंजाब की सेक्स रेशो है 895। और जो हमारे पंजाब की डेंसिटी है, डेंसिटी वो है 551 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो SBS नगर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBS? शहीद भगत सिंह नगर, शहीद
भगत सिंह नगर। लोएस्ट सेक्स रेशो है तरन तारण में। अगर हमें पंजाब की ओवरऑल सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो पूछे, चाइल्ड सेक्स रेशो, तो वो है 846। चाइल्ड सेक्स रेशो में 0 से लेकर के 6 इयर्स तक के चाइल्ड काउंट होते हैं। चाइल्ड में जो डेथ रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनके बचने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए इनकी अलग से काउंट की जाती है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लुधियाना में सबसे ज़्यादा है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मुक्तसर। और मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मतलब पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बढ़ी है? मोहाली में। मैक्सिमम लिटरेसी रेट होशियारपुर, जो मतलब फीमेल्स में लिटरेसी रेट है वो होशियारपुर में है। मिनिमम लिटरेसी रेट मानसा में है फीमेल्स में। और मिनिमम डिकेडल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का वो है नवा शहर में या फिर SBS नगर में, मीन्स शहीद भगत सिंह नगर में। यहाँ पर अगर हम लिटरेसी रेट देखें पंजाब का तो वो है 75.8%। पंजाब का लिटरेसी रेट वो है 75.8%, ठीक है, ओवरऑल। और अगर पंजाब का ही मेल लिटरेसी रेट देखें तो वो है 80.8% और फीमेल लिटरेसी रेट है पंजाब का 70.4%, ठीक है। तो मैक्सिमम लिटरेसी अमंग मेल्स होशियारपुर, मेल्स में मानसा। तो जो होशियारपुर है उसमें लिटरेसी रेट मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में ही हाई है, और मानसा में जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही लो है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट यूनिवर्सिटीज। पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में। जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी ये पहले लाहौर में हुआ करती थी। ये पहले कहाँ हुआ करती थी? लाहौर में। लेकिन जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो इसको चंडीगढ़ में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। ये बनी है हमारे पास 1956 में चंडीगढ़ में। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये बनी है 1962 में। बस इन्हीं के दो हमने ईयर याद करने हैं और किसी का भी ईयर हमने लर्न नहीं करना है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है। गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लुधियाना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जालंधर में। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमने लर्न करनी है। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट में है। गुरु रविदास आयुर्वेद ऑफ यूनिवर्सिटी होशियारपुर। नेक्स्ट इज कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हमने लर्न करनी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये फतेहगढ़ साहिब में है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो में है। DAV जालंधर। आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा। देश भगत यूनिवर्सिटी है मंडी गोविंदगढ़ में। देन उसके बाद रियात बहारा यूनिवर्सिटी खरर में है। रिमिट यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़। अकाल यूनिवर्सिटी है तलवंडी साबो में। GNA यूनिवर्सिटी फगवाड़ा। संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी जालंधर। CT चंडीगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी लुधियाना। श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस इज इन अमृतसर। तो ये हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं
पंजाब में। ये था हमारे पास पंजाब का कुछ जनरल डाटा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।